ओके, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? वालेकुम अस्सलाम जी सर। और एक दो और स्टूडेंट और कंफर्म करेंगे प्लीज। वालेकुम सलाम सर। जी सर, आ रही है। थैंक यू वेरी मच। अभी आपके पेपर जो हैं वो चेक नहीं हुए। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक में आपको आपके पेपर्स की डिटेल्स दे दी जाएगी इंशाल्लाह। आज का जो टॉपिक है वो हमारा फंक्शंस से रिलेटेड है। तो हम सी लैंग्वेज का जो ने एक टॉपिक स्टार्ट किया था, अभी हम उसी को कंटिन्यू करेंगे। तो आज का सेशन जो है इसमें हम C++ लैंग्वेज में जो फंक्शंस का यूज है वो सीखेंगे। सर काइंडली एक रिक्वेस्ट है, अगर इसको आप रिकॉर्ड कर लें ताकि अगर बाद में कुछ इशू आ जाता है तो हम बाद में सुन लेंगे रिकॉर्डेड लेक्चर। जी बिलाल, थैंक यू वेरी मच। बिलाल कह रहे हैं कि आप इसे रिकॉर्ड कर लें। ये सेशन रिकॉर्ड हो रहा है। अभी जो आपने बात की है वो रिकॉर्ड हो चुकी है। थैंक यू सर, थैंक यू। ओके, थैंक यू वेरी मच। तो आप लोगों से ये रिक्वेस्ट होगी कि अपना जो माइक है वो म्यूट कर लें, ताकि अगर कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें। जब आप पूछना चाहें उस वक्त अनम्यूट कर लें। फंक्शंस जो है ये सी लैंग्वेज या किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है। उसकी वजह ये है कि फंक्शंस जो हैं वो टू मीनिंग में हमें इनेबल करते हैं कि हम जो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल है उसको इम्प्लीमेंट कर सकें। छोटे छोटे कोड ब्लॉक्स बना के उनको टेस्ट करके वेरीफाई करके और उनको हम सेव कर लें और फंक्शंस की सूरत में उनको अपने प्रोग्राम में यूज करें। तो सबसे पहले फंक्शन का स्ट्रक्चर देखते हैं। अगर हम प्रोग्राम को देखें, मेन प्रोग्राम को, तो जो हमारा सी लैंग्वेज का प्रोग्राम है वो बजाते खुद एक फंक्शन है जिसकी रिटर्न टाइप जो है वो इंटीजर। अगर हम मेन फंक्शन के अंदर अपने कोड को इस तरीके से ऑर्गेनाइज कर लें कि जैसे एक सिस्टम होता है या एक कंप्यूटर सिस्टम होता है जिसमें इनपुट होती है, प्रोसेसिंग होती है और आउटपुट होती है, इसी तरीके से आपने सीखा कि प्रोग्राम या सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्रोसेस एक चीज़ होती है और उसमें आप किसी भी प्रॉब्लम को आफ्टर एनालिसिस यू कैन ब्रेक इट इनटू द इनपुट रिक्वायर्ड आउटपुट एंड देन डेवलप ए प्रोसेस, और फिर उस प्रोसेस को आप कन्वर्ट करते हैं या ट्रांसफॉर्म करते हैं इन द फॉर्म ऑफ कोड। अगर हम ये फंक्शंस की लैंग्वेज में बात करें, सो देयर इज एन इनपुट फंक्शन, और अगर आप यहाँ राइट साइड पे जो टॉप पे बना हुआ, सो वी कैन डिफाइन एन इनपुट फंक्शन with some return type, or we then define the return as well. So by this way we can convert the input in the form of a function. Similarly, we can primarily develop a function in which is dedicated to the output part, and similarly we can have a process function which primarily make a process. इसके अब हम एक एग्जांपल भी कर लेंगे कि ये कैसे होगा। ये हम चैप्टर 6 से में मौजूद है, बेरोज फ्रोजन की किताब जो है, और उसका ये जो ए प्रोग्राम विच इज मेड ऑफ सेवरल फंक्शंस। अभी हमने ये नहीं देखा कि फंक्शन को कैसे डिफाइन करेंगे, अभी हम ये देख रहे हैं कि फंक्शन की अरेंजमेंट कैसे होगी मेन प्रोग्राम में। जैसे जैसे प्रोग्राम थोड़ा बड़ा होगा उसका स्कोप बड़ा होगा और वो जो प्रॉब्लम होगी वो सिंपल प्रॉब्लम नहीं होगी, एक मुश्किल प्रॉब्लम होगी। तो फिर हम इस स्ट्रक्चर को यूज करना चाहेंगे। इस डायग्राम में देखें, सबसे पहले फंक्शन की डेफिनेशन बताई गई है कि फंक्शन को कैसे डिफाइन करेंगे। इसमें
जो चीजें इंपॉर्टेंट है वो देखें, इसकी एक रिटर्न टाइप होगी, फंक्शन का नाम होगा, और एक लिस्ट होगी जिसमें कि हम उसको इनपुट पैरामीटर्स जो है वो प्रोवाइड करेंगे। ये इनपुट पैरामीटर एक भी हो सकता है, एक से ज्यादा भी हो सकते हैं। और इसके बाद इसकी बॉडी होगी। बॉडी में ऑब्वियसली एक कोड लिखेंगे हम, जो कि इस फंक्शन का प्राइमरी पर्पस है उसको फुलफिल करेगा। इसकी एक एग्जांपल दी हुई है, ये फंक्शन है और ये फंक्शन जो है इसकी रिटर्न टाइप इंटीजर है, इसका नाम फंक्शन का लार्जर है, और इसकी इनपुट में दो इंटीजर डेटा टाइप्स हैं। एक डेटा जो वेरिएबल का नाम है वो फर्स्ट है, एक वेरिएबल का नाम सेकंड है। तो जब ये फंक्शन कॉल किया जाएगा, यानी किसी प्रोग्राम में हम इस फंक्शन को लिखेंगे, तो हम उसको बताएंगे कि ये वो दो नंबर हैं जिनके आपने लार्जर जो है वो मालूम करना है। तो इसके बाद एक इसकी बॉडी है जो बताएगी कि कहाँ से ये कोड शुरू हो रहा है, कहाँ खत्म हो रहा है। इसके बाद एक और वेरिएबल डिक्लेयर किया गया है इंटीजर टेम्प के नाम से। इसके बाद एक कंडीशनल स्ट्रक्चर है, चेक किया गया है कि इफ फर्स्ट इज ग्रेटर देन सेकंड, अगर जो पहली इनपुट है वो दूसरी इनपुट से बड़ी है। तो अगर ये कंडीशन ट्रू हो जाए तो टेम्प के अंदर पहली वैल्यू यानी जो बड़ी वैल्यू है वो सेव कर दें, और अगर ऐसा ना हो तो टेम्प के अंदर सेकंड वैल्यू सेव कर दें। इसका मतलब सेकंड वैल्यू बड़ी है और टेम्प की वैल्यू जो है वो रिटर्न कर दें। तो इस फंक्शन को इस तरीके से डिफाइन किया गया। हम इस तरीके से किसी भी फंक्शन को डिफाइन कर सकते हैं और उसमें वैल्यू को रिटर्न कर सकते हैं। इसके बाद एक चीज कहलाती है फंक्शन डिक्लेरेशन। जिस तरह वेरिएबल को डिक्लेयर किया जाता है, जैसे यहाँ पे एक वेरिएबल को डिक्लेयर किया गया है इंटीजर टेम्प और आगे सेमीकोलन लगाया गया, इसी तरीके से फंक्शन को डिक्लेयर किया जाता है इंटीजर लार्जर, इंटीजर फर्स्ट, इंटीजर सेकंड और आगे सेमीकोलन। इसकी पहचान ये है कि ये एक सिंगल लाइन और सेमीकोलन होता है और इसमें बॉडी या कोड नहीं होता, और आमतौर पे ये प्रोग्राम के शुरू में यानी जो इंक्लूड फाइल्स हैं उनके फौरन बाद डिफाइन किया जाता है। इसको डिफाइन करने का एक और तरीका भी है, अगर आप स्पेसिफिकली फर्स्ट या सेकंड ये जो नाम है ये डिक्लेयर ना करना चाहें तो विदाउट द नेम ऑफ द पैरामीटर तो आप सिर्फ इंटीजर लार्जर और दो इंटीजर वैल्यूज इनपुट होंगी। तो वो जो प्राइमरी क्या नाम है जो फंक्शन जब एग्जीक्यूट होगा तो उस वक्त वो फिर इन वैल्यूज को खुद ब खुद जो है वो टेकअप कर लेगा। देन फंक्शन कॉल, जब हम फंक्शन को किसी प्रोग्राम में बुलाएंगे यानी एग्जीक्यूट करवाएंगे, तो इस लार्जर फंक्शन को जैसे यहाँ आप देखिए कि डिस्प्ले कर दो, कंसोल पे डिस्प्ले कर दो ये फंक्शन, और फंक्शन के अंदर 3 और 13। अब हमें पता है कि 13 बड़ा है, तो जब ये लाइन एग्जीक्यूट होने जाएगी तो 13 प्रिंट होगा, क्योंकि जब यहाँ से ये प्रोग्राम चलेगा तो ये वैल्यूज कंपेयर होंगी, जो बड़ी वैल्यू होगी वो रिटर्न होगी। यहाँ पे 10 और 12 में 12 और 2 और 12 में 12 और रिटर्न 0। इस तरीके से एक फंक्शन जो है उसकी हमने प्राइमरीली देख लिया ब्रेक करके कि फंक्शन जो है वो किस तरीके से हम प्राइमरीली लिखेंगे और कैसे जो है वो बनेगा। तो जब हम एक प्रोग्राम अभी एग्जांपल्स देखेंगे थोड़ा और क्लियर हो जाएगा। तो इसके 3 हिस्से क्या होंगे, या 3 तो नहीं, इन्होंने 3 हिस्सों को डिवाइड एक एग्जांपल के तौर पे भी किया। तो फंक्शन डेफिनेशन होगी, फंक्शन डिक्लेरेशन होगी, फंक्शन कॉल होगा, और फिर जो फंक्शन डेफिनेशन होगी वो उसमें कोड होगा। अब सबसे पहले जो बिल्ट इन फंक्शन है हम उनकी तरफ जाएंगे। ये फंक्शन जो है ये सी मैथ यानी जो हेडर फाइल है उसको इंक्लूड करेंगे हम। मैथमेटिक्स के फंक्शन है, ये बिल्ट इन है, सी लैंग्वेज के साथ आते हैं। अगर इसमें कुछ फंक्शंस को हम देख लें, जैसे पहला फंक्शन है एब्सोल्यूट वैल्यू, और एक्स टाइप का मतलब यहाँ इंटीजर वैल्यू हो सकती है। इंटीजर के अलावा हमें पता है कि रियल नंबर हो सकते हैं, डबल में डिक्लेयर होंगे,
और इसी तरीके से इसकी जो है वो एक रिटर्न वैल्यू होगी, क्योंकि फंक्शन है ना, तो फंक्शन की एक रिटर्न वैल्यू भी होगी। इसी तरीके से आगे अगर हम बढ़े तो मैथमेटिक्स में एक सीलिंग फंक्शन है। आई एम श्योर कि आप लोगों ने मैथमेटिक्स में ये चीजें पढ़ी हुई होंगी। सीलिंग फंक्शन क्या होता है? ये लार्जेस्ट इंटीजर होता है। अगर x की जगह 1.5 लिखेंगे तो 2 रिटर्न करेगा। फ्लोर फंक्शन जो है ये स्मॉलेस्ट इंटीजर होता है, अगर 1.5 लिखेंगे तो 1 रिटर्न करेगा। लॉगरिथम है, लॉगरिथम में हमें पता है कि लॉगरिथम में नेचुरल लॉग होता है और लॉग की बेस 10। ये कॉमन लॉगरिथम यूज होते हैं, बाइनरी लॉग भी होता है लेकिन कॉमन लॉगरिथम यही होते हैं। एक्सपोनेंशियल है, e की पावर में लिखते हैं। इसी तरह पावर है, अगर x की पावर y लिखना हो तो कैसे होगा। और आमतौर पे स्क्वायर रूट का फंक्शन भी दिया हुआ होता है। इसमें से किसी एक फंक्शन की एग्जांपल ले लेते हैं। एब्सोल्यूट जो फंक्शन है उसकी एग्जांपल ले लेते हैं। तो मैं आपको ऑनलाइन डिबगर पे ले जा रहा हूँ। यहाँ पे एक छोटा सा मैंने एक एग्जांपल जो है वो इंटरनेट से कॉपी करके यहाँ रखी है। ये मैंने इस वेबसाइट से ये एग्जांपल ली है। अब चूंकि हमारे पास ये रिकॉर्डिंग हो रही है तो ये आपके पास जो है ये जब आप वीडियो देखेंगे तो उसमें आपको ये चीजें नजर आ रही हैं। इसमें देखें पहली लाइन है, पहले तो इस एग्जांपल को पढ़ लेते हैं। हाउ एब्सोल्यूट फंक्शन वर्क्स इन C++। सबसे 2 लाइनें जो है ये इंक्लूड कर रही है। पहली जो है आयोस्ट्रीम, जिससे हम पहले ही फेमिलियर हैं। इसी तरीके से सी मैथ, जो के मैथमेटिक्स के फंक्शंस हैं सी लैंग्वेज में। यूजिंग नेम स्पेस स्टैंडर्ड, पहले लेक्चर में जो प्रोग्रामिंग का लेक्चर था उसमें हमने सीखा था इसका पर्पस क्या है। फिर जो सी का मेन फंक्शन है, फिर डबल डिफाइन किया है। और इसी तरीके से जो डबल में यानी रियल नंबर में एक वैल्यू डिफाइन किया -87.91 और एक रिजल्ट। अब लिखा है रिजल्ट इज इक्वल टू एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ x। तो जब ये लिखेंगे तो ये क्या करेगी, ये प्राइमरीली कॉल है जो एब्सोल्यूट फंक्शन को कॉल करे और उसमें ये वैल्यू रखे x और उसका जो रिजल्ट आए यानी जो रिटर्न हो वो वैल्यू रिजल्ट में सेव कर दे। अब इसके बाद डिस्प्ले कर रहा है कि पहले ABS लिखो और ये एक छोटी सी ब्रैकेट बनाओ, फिर उसके बाद x को डिस्प्ले करो, फिर उसके बाद एक दोबारा से एक ब्रैकेट बनाओ और उसके बाद ये पाइप साइन लगाओ। उसके बाद जो है वो दोबारा से x लिखो, फिर पाइप साइन लगाओ और इक्वल करके रिजल्ट को डिस्प्ले करो। तो जब इसको हम एग्जीक्यूट करने जाएंगे प्रोग्राम को, तो आप देखिए कि जो पहले वो -87.91 लिखेगा, फिर उसके गिर्द ये पाइप साइन लगाएगा और उसके बाद जो रिजल्ट है वो इसकी वैल्यू में आउटपुट करेगा। हमने क्या किया, हमने इसको कॉपी पेस्ट किया, यहाँ से कॉपी पेस्ट किया और ऑनलाइन डिबगर में जाके इसको पेस्ट कर दिया और पेस्ट करने के बाद इसको रन कर दिया और इसमें हमें बिल्कुल वही आउटपुट वैल्यू दी। एक चीज जो थोड़ी सी आपने याद रखनी है कि वो लैंग्वेज में C++ जो है ना वो सेलेक्ट करना है। इस तरीके से हम अगर यहाँ कोई और वैल्यू रख लें, जैसे फॉर एग्जांपल -100 रख लें, क्योंकि हमने डबल डिक्लेयर किया हुआ है ना, तो 0.0 लिख लें तो ये याद रहेगा कि हमने जो है वो एक डबल डिक्लेयर किया हुआ। अब हम जब इसको एग्जीक्यूट करेंगे तो फिर यहाँ पे -100 डिक्लेयर होना चाहिए, लिखा हुआ आना चाहिए। तो आप देखिए कि जब हमने इसको यहाँ से एग्जीक्यूट किया तो इसमें -100 लिखा हुआ है यहाँ पे। तो उम्मीद है कि आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। और अगर SQRT का फंक्शन देखें तो यानी अगर उसको अगर हम यहाँ पे लिखें 25 और 25 का स्क्वायर रूट हमें पता है 5 होता है, तो हमने यहाँ SQRT लिख दिया ताकि स्क्वायर रूट, और ज़ाहिर है हमें आगे भी चेंज करना होगा
SQRT ऑफ 25 इज, अब ज़ाहिर इसकी ज़रूरत नहीं है तो हम चाहे तो इसको हटा सकते हैं। ओके, ऐसे ही मैं इसको पहले जो है वो एग्जीक्यूट कर देता हूँ। तो आप देखिए इसने स्क्वायर रूट ऑफ 25 इज, अब वो चूंकि अभी हमने मिटाया नहीं ना उसको, तो वो इसी तरह उसको 25 लिख रहा है और आगे 5 लिख रहा है। तो मैं थोड़ा सा इसमें चेंज कर देता हूँ प्रोग्राम में, ताकि जो है वो यहाँ से यहाँ तक मैं मिटा देता हूँ, ताकि जो है वो ये इक्वल के बाद थोड़ा सा कोट्स भी लगाने होंगे ताकि थोड़ी सी स्पेस बन जाए। तो अब ये वाला हिस्सा जो है इसमें से ये वाला हिस्सा हट जाएगा। अब मैं दोबारा इसको एग्जीक्यूट करता हूँ, तो आप देखिए इसने जो है स्क्वायर रूट ऑफ 25 इज इक्वल टू 5। इसी तरीके से अगर मैं लॉगरिथम लेना चाहूँ, लेट्स से लॉग इसका ले लेते हैं log 10, ठीक है, log 10 ले लेते हैं और यहाँ पे भी मैं लिख देता हूँ कि log 10। तो इसको मैं रन कर देता हूँ प्रोग्राम को। तो आप देखिए इसने log 25 का log 10 जो है वो निकाल दिया। अब हमें ये तो याद नहीं कि 25 का log 10 क्या है, लेकिन हमें ये पता है कि अगर 10 का log लेंगे तो 1 आएगा, 100 का लेंगे तो फिर एक वैल्यू आएगी। तो मैं यहाँ 10 लिख देता हूँ, तो हमें पता है कि इसका आंसर 1 आना चाहिए। तो ये देखिए log 10 ऑफ 10 इज 1। तो इस तरीके से हमने जो पहले से जो बिल्ट इन फंक्शन मौजूद है एक सी लैंग्वेज में, उनको अभी देखा है। अच्छा, यहाँ मैं चाहूंगा कि अगर स्टूडेंट के जहन में कोई सवाल आ रहा है ना, तो वो जरूर पूछ लें। ये बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, लेकिन ये उसी सूरत में इंटरेस्टिंग होगा अगर आप ये खुद करेंगे। जी बेटा, मैं किसी भी स्टूडेंट से शुरू कर लेता हूँ। मोहम्मद समी से शुरू करता हूँ। जी मोहम्मद समी, आप बताइए। जी आप अपना माइक जो है वो पहले अनम्यूट कर लें, फिर बात करें। जी सर। जी आपको समझ में आ रहा है? जी समी, आपकी आवाज सही नहीं आई, कट रही है। हम नेट से लो है सर। चलें, किसी और से बात करते हैं। जी फातिमा, आप कुछ बताना चाह रहे हैं? यस सर, समझ आ गया। थैंक यू वेरी मच। कोई और स्टूडेंट कोई बात करना चाह रहा है या कोई ऐसी चीज जो नमीरा कुछ कहना चाह रही हैं? जी नमीरा, आपकी आवाज सुनना चाह रहे हैं? नो सर। चलें, थैंक यू बेटा। तो उम्मीद है कि एक जो चीज़ है वो हमने सीखी कि पहले से जो मौजूद फंक्शन है उनको हम कैसे इस्तेमाल करेंगे। देखिए एक चीज़ हमेशा याद रखिए कि सॉफ्टवेयर जो है वो हार्डवेयर को चलाता है। हार्डवेयर एक ही दफ़ा बनता है और हार्डवेयर ज़्यादा देर तक यूज़ होता है। सॉफ्टवेयर में बड़ी फ्लेक्सिबिलिटी होती है। सॉफ्टवेयर जो है वो यूँ समझें कि हार्डवेयर की रूह है। तो अगर आप हार्डवेयर में चेंजेस ज्यादा नहीं कर सकते, सॉफ्टवेयर में चेंजेस कर सकते, तो आपने हमेशा बैलेंस वे में चलना है। हार्डवेयर को भी सीखना है, इंटरेस्ट डेवलप होगा, सॉफ्टवेयर को भी सीखना है, इंटरेस्ट डेवलप होगा। तो आपने अपना जो लर्निंग का मैकेनिज्म है उसको एक बैलेंस मैकेनिज्म के तहत जो है वो चलाना है। मैं चाहता हूँ कि आप जो मेरे स्टूडेंट हैं, जब आपसे हम कहें कि आप सॉफ्टवेयर पे काम करेंगे तो आप कभी झिझके नहीं हो कि हम करेंगे। आप हार्डवेयर पे काम करेंगे, सर हम करेंगे। आप सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर दोनों पे काम करेंगे, जी सर हम करेंगे। तो आप अपने अंदर ऐसी स्किल्स जो है वो अपने आप को तैयार करें इंशाल्लाह, और हम आपके साथ होंगे इन स्किल्स को सीखने में। अब इस एग्जांपल में उसी मैथमेटिक्स के फंक्शन को जो है वो हम सीखते हैं कि कैसे होगा ये। सबसे पहले जो है इसके कमेंट्स हैं। ये पता है हमें मल्टी लाइन कमेंट्स होते हैं, आमतौर पे प्रोग्राम के हेडर में लिखे जाते हैं ताकि पता चल जाए कि प्रोग्राम जो है उसका पर्पस क्या है। फिर इसके बाद जो प्री प्रोसेसिंग डायरेक्टिव होते हैं, या सिंपल आप इनको याद रख लें, ये डायरेक्टिव होता है, ये कोड होता है
जब सी लैंग्वेज प्रोग्राम एग्जीक्यूट होता है तो ये कोड कुछ जो है वो यहाँ से आता है, इन फाइलों से आता है। जैसे अभी हमने फंक्शन डिफाइन तो नहीं किया, लेकिन वो इस सी मैथ फंक्शन फाइल में डिफाइन हुए हुए हैं। फिर हमने स्टैंडर्ड नेम स्पेस डिफाइन कर ली ताकि हमें हर जो कमांड है उसके पहले स्टैंडर्ड ना लिखना पड़े। फिर हमने मेन प्रोग्राम को इंटीजर टाइप डिफाइन किया और इसकी रिटर्न टाइप भी रखी। फिर इसके जो है वो बॉडी स्टार्ट और बॉडी एंड। फिर हमने सिंगल लाइन कमेंट लिखा, एब्सोल्यूट फंक्शन विद 2 डिफरेंट आर्गुमेंट्स। इसमें अगर आप देखिए तो ये डिस्प्ले करेगा एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ 8। हमें पता है कि जो एब्सोल्यूट वैल्यू है वो पॉजिटिव होती है, तो इससे तो इसका आंसर तो 8 ही आएगा, लेकिन एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ -8 का आंसर 8 आएगा। इसी तरीके से आगे चले, फ्लोर और सीलिंग फंक्शन। अगर 12.78 का फ्लोर फंक्शन लेंगे तो 13 आंसर आएगा। और इसी तरीके से अगर सीलिंग फंक्शन लें तो सीलिंग का मतलब ये है कि स्मॉलेस्ट इंटीजर, तो उसका आंसर जो है वो स्मॉलेस्ट इंटीजर आएगा। अच्छा, यहाँ थोड़ा टाइपिंग में हो सकता है मिस्टेक हो गई हो, तो ये इसको करेक्ट करने की जरूरत है। प्रोग्राम रन करके देख लीजिएगा इसका आंसर क्या हो, क्योंकि फ्लोर फंक्शन आमतौर पे जो है वो इंटीजर होता है जो लार्जेस्ट इंटीजर वैल्यू होती है। ओके, लेस देन और इक्वल, अच्छा लेस देन लिखा हुआ है उसमें, द लार्जेस्ट वैल्यू विच इज लेस देन और इक्वल टू x। तो लेस देन का मतलब ये हुआ कि इससे कम होगी, तो ये होगा सीलिंग के लिए। फ्लोर के लिए क्या होगा, स्मॉलेस्ट इंटीजर वैल्यू लेस देन और इक्वल टू x। ये स्मॉलेस्ट होगी और ये जो है वो लार्जेस्ट होगी। तो एनी हो, ये मैथमेटिकल फंक्शन है, लॉगरिथम है। 100 का लॉग हमें पता है कि जो है वो 10 का लॉग हमने देखा था कि वो तो 1 था। 100 का लॉग 10 2 होता है, यहाँ पे उसने 2 लिखा है। एक्सपोनेंशियल है, पावर है, 2 की पावर 3 हमें पता है 8 होता है, और यहाँ पे अगर हम देखें तो 8 लिखा हुआ। 100 का स्क्वायर रूट 10 होता है। तो इस तरीके से ये एक छोटा सा जो है वो प्रोग्राम है हमारे पास, जिसको हम एग्जीक्यूट करके देख सकते हैं। इसके बाद एक छोटी सी एग्जांपल है, जिसमें अगर आप देखें तो हमने ये एग्जांपल पहले भी की हुई है। इसमें एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व किया गया है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है, ax² + bx + c = 0। और इसमें एक जो है वो डिस्क्रिमिनेंट होता है, जिसको हम b² - 4ac लिखते हैं। और इस डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू अगर नेगेटिव हो तो जो रूट्स हैं वो कॉम्प्लेक्स होते हैं, और अगर 0 हो तो सेम रूट होते हैं, और अगर ये वैल्यू पॉजिटिव हो तो 2 डिफरेंट रूट होते हैं, 2 डिफरेंट आंसर होते हैं। तो इस तरीके से इसमें 3 कंडीशंस बनती हैं। ये एक एग्जांपल किताब से ली गई है। अब आप देखिए कि किताब में किस तरीके से इसने उसको डिफाइन किया है। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ डिस्क्रिमिनेंट, ये टर्म जो है b² - 4ac। तो सबसे पहले उसने एक जो है इसको डिफाइन कर लिया है। टर्म इज इक्वल टू POW, यानी पावर कैलकुलेट करेंगे b की पावर 2 -4 मल्टीप्लाइड विद a मल्टीप्लाइड विद c। सबसे पहले उसने जो है ये एक प्राइमरी लाइन में डिफाइन कर लिया कि ये जो टर्म है या जो ये डिस्क्रिमिनेंट है, इसको एक लाइन में पहले डिफाइन कर लिया। ओके, इफ टर्म इज लेस देन 0, जब कैलकुलेट करने के बाद देखें कि क्या ये नेगेटिव है, सो देयर इज नो रूट या कॉम्प्लेक्स रूट्स। इफ टर्म इज 0, सो देयर आर 2 इक्वल रूट्स। और ये देखें उनको कैलकुलेट कर रहा है, x1 = x2 = -b डिवाइडेड बाय 2 × a। तो ऑब्वियसली वो डिस्क्रिमिनेंट 0 हो गया है, तो वो वाला पार्ट खत्म हो जाएगा। एल्स अगर ये 2 कंडीशंस ना हो, ना नेगेटिव हो ना 0 हो, तो इसका मतलब पॉजिटिव है। सो देयर आर 2 डिफरेंट रूट्स आर डिस्टिंक्ट रूट्स। मैथमेटिक्स में डिफरेंट को डिस्टिंक्ट कहते हैं। सो पहला रूट डिस्प्ले करें -b+ के साथ स्क्वायर रूट ऑफ टर्म डिवाइडेड बाय 2a, और इसी तरीके से x2 माइनस साइन के साथ स्क्वायर रूट ऑफ टर्म और 2a और एंड लाइन सारे नेक्स्ट लाइन। तो जब इस प्राइमरीली इसको कॉल करेंगे इसको प्रोग्राम में,
तो जब हम इसको रन करेंगे तो ये इनपुट जो प्राइमरी पार्ट है जो यहाँ शो नहीं हो रहा, आई एम श्योर कि आप इसको बहुत आसानी से बना सकते हैं। एंटर द वैल्यू ऑफ कोएफिशिएंट ए, एंटर द वैल्यू ऑफ कोएफिशिएंट बी, एंटर द वैल्यू ऑफ कोएफिशिएंट सी, और जब इसको कहे देयर इज नो रूट, इसका मतलब है ये वाला हिस्सा एग्जीक्यूट हुआ है, टर्म इज लेस देन 0, सो देयर इज नो रूट। नेक्स्ट वैल्यूज, सो इस वैल्यू, इन वैल्यूज के ऊपर देयर आर टू इक्वल रूट्स, x2 x1 एंड x2 इज इक्वल टू -1, तो ये वाला पार्ट एग्जीक्यूट हो गया, मिडल वाला। और नेक्स्ट वैल्यूज 4, -9 एंड 2, सो देयर आर टू डिस्टिंक्ट रूट्स, तो ये वाला पार्ट जो है ये एग्जीक्यूट हो गया। तो ये एक प्रोग्राम जो है किताब में दिया है, ऑब्वियसली जब आप बनाने जाएंगे तो आप मे भी इससे भी बेहतर बना लें। Now moving towards the trigonometric functions, क्योंकि the trigonometry is also important, उसमें sin cos tan आता है और इसी तरीके से उनके इनवर्स जो फंक्शंस है वो आते हैं। अच्छा, इसमें जो है थोड़ा सा उसने बताया है कि जो आर्ग्यूमेंट्स के यूनिट्स क्या हैं और रेंज क्या है। जब इन वैल्यू इसकी मदद से हम जो है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का जो एग्जांपल दी गई है उसमें अगर आप देखें तो साइन कॉस और टेन को कैलकुलेट किया है। सबसे पहले उसने जो है वो पाई को डिफाइन किया है। अच्छा, आप देखें काफी बड़ी वैल्यू डिफाइन की है इसमें और ये कांस्टेंट है, अगर हम चाहें तो 3.14 तक भी रख सकते हैं। और इसी तरीके से उसने जो है डबल डिग्री पाई डिवाइडेड बाई 4 यानी 45 डिग्री की बात कर रहा है। पाई हमें पता है 180 डिग्री होता है, तो जब उसको 4 से डिवाइड करेंगे तो 45 डिग्री बन जाएगा। ओके, फाइंड द साइन कॉस एंड टेन। तो इस तरीके से साइन ऑफ 45 इज साइन ऑफ डिग्री, ज़ाहिर रेडियन में वैल्यू देनी है तो π/4 में दी है। और एंड लाइन कॉस वैल्यू एंड लाइन, टेन वैल्यू एंड लाइन, तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। हमें पता है 10 45 1 होता है और साइन कॉस की वैल्यूज भी हम एक टेबल बना के निकाला करते थे शुरू में। तो अब ये बड़ा आसान हो गया कि किस तरीके से हमने जो पहले से मौजूद फंक्शन है उनको कैसे इस्तेमाल करना है, सी में जो मौजूद फंक्शन है उनको कैसे इस्तेमाल करना है, उसी की प्रैक्टिस है और ये अब कंटिन्यू है। एग्जांपल 6.7 में इसमें पैरामीटर डिफरेंट पॉलीगॉन्स का पैरामीटर कैलकुलेट किया है। वो फार्मूला हमारे पास मौजूद है। पैरामीटर का फार्मूला है नंबर ऑफ साइड्स इनटू द लेंथ ऑफ द साइड। रेगुलर पैरागोन है, यानी पॉलीगॉन्स जो है ये रेगुलर साइड के साथ है। और इसी तरीके से एरिया है इनका नंबर ऑफ साइड्स डिवाइडेड बाय द स्क्वायर ऑफ ईच साइड लेंथ डिवाइडेड बाय द 4 into 10 of π/n। अज्यूम कीजिए फार्मूलाज गिवन है और जैसे ही हम जो है वो डिक्लेयर करते हैं कांस्टेंट डबल पाई इंटीजर n, क्योंकि हमें बताना होगा कि n 4 5 या 6 में से कौन सा है। डबल s, ऑब्वियसली हमें लेंथ ऑफ साइड भी चाहिए होगा। फिर पैरामीटर और एरिया हम कैलकुलेट करेंगे। तो सबसे पहले वैल्यू इनपुट कीजिए डू, यानी अब ये जो है वो वैल्यू इनपुट करना शुरू किया। एंटर द नंबर ऑफ द साइड्स 4 और मोर। तो अगर किसी ने 4 से कम वैल्यू रखी, 2 रखी, तो ये इसी के अंदर ही रहेगा, क्योंकि वो जो n जो है इट इज स्टिल लेस देन 4। 3 होगा दोबारा पूछेगा, 2 होगा दोबारा पूछेगा, लेकिन जैसे ही 4 होगा 4 पूछेंगे ना तो फिर वो आगे जो है वो हमारे पास जाएगा। देन इनपुटिंग द लेंथ ऑफ द ईच साइड। सो लेंथ ऑफ ईच साइड इज, अब इसको s में सेव कर लेंगे। अब ज़्यादा जीरो लेंथ की तो नहीं पॉलीगॉन हो सकती, तो जीरो से ज्यादा बड़ी वैल्यू चाहिए होगी। इसके बाद पैरामीटर और एरिया कैलकुलेट, ये प्रोसेस है। प्रोसेस यानी ये जो फार्मूलाज है इनको लिखा है और फिर रिजल्ट को प्रिंट कर। ओके, जब इसको एग्जीक्यूट करेंगे तो 2 लिखा कोई आंसर नहीं, 3 लिखा कोई आंसर नहीं, 4 लिखा कोई आंसर नहीं। जब 5 लिखेंगे तो आगे ये कैलकुलेट करेगा 20 24। अच्छा, इसको 4 पे भी कैलकुलेट करना चाहिए। आई डोंट नो कि भाई इसने 4 पे कैलकुलेट नहीं किया। एनी हो, हम इसको प्रोग्राम को उसमें क्या कहते हैं, जो हमारे पास ऑनलाइन डिबगर है उसमें डाल के हम देख सकते हैं और वैल्यू चेंज करके देख सकते हैं कि व्हाई इट इज डूइंग दिस। और इसी तरीके से
जब हम इसमें जो है वो एंटर द लेंथ ऑफ ईच साइड 5 लिखेंगे तो ये आंसर आएगा। मेरे ख्याल में ये जो है ये 4 के लिए आंसर है। ये एक लाइन यहाँ जो है ये ज्यादा आ गई। अगर इसको हम हटा दे दरमियान से तो उम्मीद है कि आपको ये प्रोग्राम समझ में आ गया होगा। देयर आर सम मिस्टेक्स इन द बुक एज वेल एज इन द प्राइमरी राइटिंग टेक्स्ट में। तो जब हम इसको एग्जीक्यूट करेंगे ऑनलाइन डिबगर में वी विल बिकम मोर क्लियर। ओके, देन द लास्ट टॉपिक इज ऑन द यूजर डिफाइंड फंक्शंस। जैसे हम अपनी मर्जी के फंक्शन कैसे डिफाइन करेंगे, तो इसमें जो है देयर आर 4 ऑप्शंस और आप देखेंगे कि ये 4 ऑप्शंस बहुत आसान हैं। एक ऐसा फंक्शन जो कुछ रिटर्न ना करे और कोई इनपुट भी ना हो उसकी। वाइड का मतलब है नो डेटा टाइप यानी नो रिटर्न टाइप। और जो है कोई पैरामीटर भी नहीं है, इनपुट भी नहीं है। ऐसे फंक्शन आमतौर पे कोई प्रिंटिंग के लिए जैसे वेलकम साइन, प्रोग्राम इज नाउ एंडिंग, इस तरह के। Then there is also a function which takes the input but it do not primarily return type. Return नहीं करेगा कुछ। जैसे आपने 4 लिखा, डिस्प्ले 4, जो भी लिखेंगे वो यहाँ डिस्प्ले हो जाएगा। 5 लिखेंगे 5 डिस्प्ले हो जाएगा, 6 लिखेंगे 6 डिस्प्ले हो जाएगा। Then there is some functions which return some value but do not take any input, and then there are some functions which take some input and they also return some value. Combination है। छोटी सी एक एग्जांपल कर लेते हैं और फिर यहीं तक आज का हम जो है वो सेशन रखेंगे। इसमें देखिए कि हमने क्या लिखा है, एक छोटा सा प्रोग्राम बनाया है हमने, और इसमें एक छोटा सा जो है वो फंक्शन जो है वो डिक्लेयर किया और फंक्शन का नाम रखा है हमने HU, हमदर्द यूनिवर्सिटी। और ये वाइड है, इसका मतलब है कि रिटर्न टाइप नहीं है, रिटर्न टाइप स्पेसिफाई नहीं करना, लेकिन फंक्शन से रिटर्न जरूर होंगे, यानी जो मेन रिटर्न में जाना। तो जब ये फंक्शन एग्जीक्यूट होगा तो हमदर्द यूनिवर्सिटी डिस्प्ले हो। तो मेन फंक्शन के अंदर सिर्फ हम HU और आगे ब्रैकेट्स लिख देंगे। जब ये कंट्रोल इसको रीड करके एग्जीक्यूट करेगा तो वो हमदर्द यूनिवर्सिटी डिस्प्ले कर देगा। आई एम श्योर कि इस सिंपल एग्जांपल आपको समझ में आ गया होगा कि इसमें हमने किस तरीके से फंक्शन जो है उसको डिफाइन किया है और उसको कॉल किया है। हमने अभी डिक्लेयर नहीं किया इसको, देखिए इसमें डिक्लेरेशन नहीं है। अगर हम एक और लाइन डाल दें वाइड HU और इसके बाद आगे सेमीकोलन डाल दें तो वो फिर डिक्लेयर भी हो जाएगा। ओके, आगे की स्लाइड्स जो हैं वो आप लोगों के लिए हैं ताकि आप उनको स्लाइड्स को एक दफ़ा देख लें। इसमें जो है वो इनपुट पैरामीटर के साथ है। ये हमदर्द यूनिवर्सिटी को 3 दफ़ा डिस्प्ले करेगा। इसके बाद जो है वो गेट यूज़र वैल्यू यानी जो यूज़र प्राइमरी इनपुट एंटर करेगा, एंटर एन इंटीजर वैल्यू ग्रेटर देन 0। उम्मीद है कि ये बहुत सिंपल छोटे छोटे से फंक्शन है। ये आप बहुत आसान है, ये आप इनसे गो थ्रू होंगे तो यू विल हैव सम आइडिया। नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह इनको थोड़ा सा डिस्कस भी करेंगे। यूजर डिक्लेरेशन में डिक्लेरेशन, कॉल एंड डेफिनेशन, 3 चीजें आ गई। इसी तरीके से मजीद डिटेल में जाके एक एग्जांपल के साथ समझाया है और लास्ट में एक एग्जांपल आपको एज ए होमवर्क के तौर पे जो है वो हमने दी है। ये एग्जांपल किताब में मौजूद है और मैं चाहूँगा कि आप इस एग्जांपल को ज़रूर कर लें। तो नेक्स्ट क्लास में मैं आपसे पूछूंगा कि इस एग्जांपल को आप एग्जीक्यूट कर पाए हैं या नहीं। इसका तल्लक लीप ईयर से है और लीप ईयर हर 4 साल के बाद आता है और हर कुछ सदी के बाद एक सदी ऐसी आती है जिसमें जो है वो लीप ईयर्स जो है उसकी काउंटिंग नहीं होती। जैसे यहाँ लिखा हुआ है the year must be evenly divisible by 4. If the year can also be evenly divisible by 100, it is not a leap year. तो अगर 100 से जो है वो तो it is not a leap year. The year is also evenly divisible by 400, then it is a leap year.
So according to these rules, the year 2000, 2400 are leap years, while 1800, 1900, 2100, 2200 and these are not leap years. अच्छा, ये सेशन कभी भी हमारा कंप्लीट हो जाएगा और सेशन रिकॉर्डिंग अवेलेबल हो जाएगी. कोई लास्ट क्वेश्चन